एड्रेस करूं कि हम इसको नॉर्मल कर सकें। खैर इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर ज़िकाश मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और ऑटिज्म को अच्छे तरीके से एड्रेस करते हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, गुड टू सी यू। और सर अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई जस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब अ लिटिल बिट कि ऑटिज्म क्या होता है एग्जैक्टली। ये नफ्सियाती बीमारियों का मजमूआ इसको कहा जाता है, क्या क्या मसाइल होते हैं ऑटिज्म? इसको बेसिकली आप नफ्सियाती बीमारी कम, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा इशू होता है जिसमें ब्रेन अफेक्ट हो रहा होता है, यानी कि एट द लेवल ऑफ द ब्रेन देयर सम इशू। किस लेवल पर इशू होता है, यानी कि कोई इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के मसले होते हैं, या बच्चे को दिमाग सही डेवलप नहीं हुआ होता, या बच्चे का दिमाग बढ़ता हुआ एकदम से स्टॉप कर जाता है। यानी कि मेडिकल लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज, यानी कि आप यूँ समझ लें कि दिमाग ग्रो करते करते एकदम से उसको ब्रेक लग गई है। तो इसी के लिए इसलिए हम इसको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि वो जो दिमाग और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज दोनों मिलाकर होता है, डेवलपमेंट रुक जाती है ऐसे बच्चों में। अच्छा, डेवलपमेंट रुक गई उसके बाद फिर आपके जो मसाइल होते हैं ऑटिज्म में ना, बेसिकली जब हम कहते हैं तो 3 मसले हमारे पास आते हैं, 3 इश्यूज आते हैं, इसलिए हम इसको ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म इज़ अ ट्रायड, 3 तो कौन है इसके। सबसे बड़ा मसला इसका ऑटिज्म का सोशल नॉर्म है। ऐसे बच्चे सोशली बिल्कुल एक बैकवर्ड कट ऑफ हो जाते हैं, जिससे आपने कहा एक अपनी धुन में होता है, और हकीकतन में ये बच्चे एक अपनी एक लाइफ जी होते हैं, यानी कि एक अपनी वर्चुअल लाइफ है, और ये रियलिटी से इमेजिनेशन, चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। ये इसलिए हम इसको सोशल बोलते हैं। और सोशल में आप देखें कोई भुला देता है, अपने वालिदा को नहीं जानता। सर यही तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मेरी वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, जब मैंने उसको इस चीज़ से सफ़र करते हुए देखा तो एक माँ के लिए इससे तकलीफ से बात नहीं हो सकती कि उसका बच्चा उसको एड्रेस ही ना करे, उसको उस तरह से परसीव ही ना करे कि वो उसकी माँ है। अच्छा, अब पाकिस्तान में अब इसके इलाज मुआवजे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो इसको छुपाया जाता था, एक ऐसी बीमारी समझ के जो कि बताने के लायक नहीं है, ये शायद बताना नहीं आता था। अब आप क्या समझते हैं कि इस पर कितना काम हो रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान में स्टिल अभी भी यूके की निस्बत और दूसरे वेस्टर्न एरियाज़ में यहाँ पे काम काफ़ी कम है। यानी कि मैं कहूँगा कि तकरीबन 50% काम अभी हम बैकवर्ड है इस लिहाज से। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह कि हम, क्योंकि आपने कहा ना कि शुरू में हम इसको नफ्सियाती मरीज़ का, इसको ज़्यादा हम नफ्सियाती एस्पेक्ट्स में ही देखते हैं, यानी कि ये बच्चे हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में कि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, बहुत गुस्से में चीज़ें तोड़ता है, बिजली को हाथ लगा देता है, गाड़ियों से बहुत प्यार करता है, समझ नहीं आ रही होती, बात फॉलो नहीं कर रहा था, पानी भी पीना होगा हमें पता नहीं पाएगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर, 4 साल का हो गया बच्चा, लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा, स्कूल से शिकायत आ रही, बच्चा बहुत गुस्से वाला है, हर एक को मारता है, अपनी जगह में टिक के नहीं बैठता। जब हमारे पास ये इशूज़ आते हैं ना, तो एक आम तौर पर जो पेरेंट्स होते हैं वो एक पीडियाट्रिशियन के पास गए, पीडियाट्रिशियन उसको मैनेज करता है और उसको पता चल जाता है कि न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो हमारे यहाँ पर हरमीत की आवाज़ आ रही है जी, हरमीत का ऑडियो जरा स्टूडियो में दीजिएगा ताकि आवाज़ हरमीत की जो है वो हम सुन सकें। सर इसको भी एड्रेस कीजिएगा साथ ही साथ कि अगर हम बात करें स्कूल की, आपने स्कूल का जिक्र किया, अब चूंकि मैंने ये देखा है कि ऑटिज्म के बच्चों के स्पेसिफिक स्कूल होना शुरू हो गए हैं, और ज़्यादातर वहाँ पर टीचर्स मैंने देखा है कि उनकी वालिदैन में से ही कोई ना कोई होता है ताकि वो भी सीख सकें कि किस तरह से एड्रेस करना है ऑटिज्म के बच्चों को। तो ये स्कूल्स कितनी बड़ी तादाद में? देखें, ये स्कूल्स अभी हमारे पाकिस्तान में और लाहौर सेटअप में अभी सिर्फ 2 या 3 स्कूल्स हैं मुश्किल से, और ये स्कूल्स भी हमारे एक नॉर्मल जो एक हमारा एक सोशल एक इकोनॉमिकल एक बैलेंस है ना, उससे बहुत ऊपर चला गया, यानी कि एक आम बंदे की पहुंच में नहीं है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल है वो एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबिलिटी इशू सबसे बड़ा, इसी वजह से एक आम पर्सन वो बहुत सोचता है मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। उसको तो फिर सर हम ये अवेयर कर सकते हैं। हरमीत हमारे साथ सर इस्लामाबाद से मौजूद है, मेरे को होस्ट हैं जी। हरमीत, डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये हम देखते हैं कि पहले ये 1% थी, अब इसमें तेज़ी भी इस बीमारी में आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वजूहात इसकी क्या हैं, और क्या ये बात भी दुरुस्त है कि बड़ी उम्र में ख़वातीन की जो शादी होती है, क्या ये भी उसी वजूहात के बिना पर इस किस्म की पैदाइशें बच्चों की होती हैं? इस पर थोड़ी जी, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। कॉजेस, यानी कि इसको हम बेसिकली वजूहात, इसकी कॉजेस क्या हैं। देखें, ऑटिज़म में सिर्फ 10% हैं जिसकी कॉज आइडेंटिफाइड होती है, ओनली 10% केसेस। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने कहा मदर ज़्यादा उम्र की होगी, अब मदर ज़्यादा उम्र की होगी तो क्या होगा, बच्चे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें डाउन सिंड्रोम है एंड अदर सिंड्रोम, जैसे फ्रेजाइल एक्स है, डाउन सिंड्रोम है, इन सिंड्रोम्स में हमारे पास ऑटिज़म ज़्यादा आता है। और दूसरा,
आपने देखा कॉजेज में हम और चीज़ देखते हैं, बाज़ दफ़ा आपने देखा हो कि बच्चों में कुछ स्किन में दाने होते हैं जिसे हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस अपनी मेडिकल टर्म में बोलते हैं या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस बोलते हैं। इन मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ में बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता, इसमें हमारे पास ऑटिज़म आता है। यानी कि आप देखें ये जो 10% कॉजेज हैं ये भी वो हमारी मेडिकल डिजीज़ है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट करती है ब्रेन को, जिसकी वजह से ऑटिज्म आता है। तो जिससे हमने कहा ना कि ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो वो इनडायरेक्टली आपका दिमाग अफेक्ट हो रहा है तो ऑटिज्म हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपने देखा कि ऑटिज्म वाले बच्चों के बाज़ दफ़ा ये भी एक बड़ी रिसर्च है और ये बाकायदा प्रूवन है कि बॉयज़ फीमेल्स की निस्बत गर्ल्स की निस्बत ज़्यादा इफेक्ट है, यानी कि 4:1 रेशियो है, बॉयज़ 4 गुना ज़्यादा इफेक्ट होते हैं गर्ल्स से। और इसकी वजह क्या है, जिस हमने कहा कुछ डिसऑर्डर्स है, ये जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस है, इसी तरह फ्रेजाइल एक्स है, ये हमारे रिलेटिवली बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं। अच्छा ये तो 10% कॉजेज हो गए, बाकी 90% कॉजेज में क्या है, इसके बारे में पहले तो यही था कि कोई कॉज आइडेंटिफाई इडियोपैथिक कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, कोई वजह पता नहीं चल सकी। लेकिन अभी रिसेंट में जब जेनेटिक स्टडीज़ आई, जीन्स स्टडी किया गया, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो हमारे ऑटिज़म होते हैं, अब ये एक मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, ऑटिज़म हम इसको अब ASD बोलते हैं, ऑटिज़म अकेला नहीं बोलते, बिकॉज ऑटिज़म की 5 टाइप्स हैं। इन सारी 5 टाइप्स को हम जमा करके अब हम ASD बोलते हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि पूरा डिसऑर्डर एक स्पेक्ट्रम है, इसमें एस्पर्जर, रेट सिंड्रोम और अदर डिसऑर्डर्स आते हैं, 5 एग्जाम आ जाती है। तो ऑटिज़म के बजाय हम ASD पूरी वर्ल्ड वाइड अब यही यूज़ किया जाता है। अच्छा अब ASD के मैं बता रहा था इसमें वजूहात में, तो 90% केस हम देखते कॉज नहीं है। जब हमने जीन स्टडी की तो हमने देखा कुछ माइक्रो डिलीशंस होती हैं, कुछ ब्रेन में कुछ जीन्स डिफेक्ट होती हैं, कुछ डुप्लीकेशन हो जाती है, तो ये माइक्रो लेवल पे जीन्स में इफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी अभी यही भी कहते हैं कि माइक्रो अरे एनालिसिस जो एक जीन की खास एनालिसिस जिसमें माइक्रो लेवल पे जीन्स को स्टडी किया जाता है, उसके जीनोम को स्टडी किया जाता है, उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसको देखा जाता है, लेकिन उस लेवल पर जाकर कहते हैं कुछ हमें डिफेक्ट मिलता है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट फुली नोन कि कौन सी जीन ज़्यादा इफेक्ट है। अच्छा ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे तादाद की, स्कूल्स की हमने बात की कि अब अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू हो गया, जिन स्कूल्स ने ऑटिज़म पर सिखाना शुरू किया, चाहे वो वालिदैन हो या बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अब उन्होंने अपना लेवल बहुत अपग्रेड कर दिया। सालाना अगर हम रेशो देखें जो हमारे पास अदाद शुमार आ रहे हैं, 3 लाख से ज़ायद बच्चे शिकार होते हैं इसका ऑटिज़म का, और अब तक की तादाद ये है। तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर हम अवेयर करने की कोशिश करें थ्रू स्क्रीन्स, जो कि हमारे पास मीडिया में हमने ये यूटिलाइज करना है, अगर स्कूल्स की बात की जाए तो इसके अलावा वालिदैन को किस हद तक ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वी कैन ट्रेन देम एट होम? कितने ऑटिज़म के बच्चे ठीक हो सकते हैं अगर हम हल की बात करें? जी इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, देखिए ऑटिज़म की एज है 2 to 4 ईयर्स, 2 से 4 साल। जितना जल्दी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस होगा, जितनी जल्दी ASD डायग्नोस होगा, उतना इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि आप देखें ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो गया, इसे हम डेवलपमेंट रिग्रेशन भी बोलते हैं। बच्चा बोलना शुरू कर गया, जिस तरह एक मेरा पेशेंट था, वो बिल्कुल स्पीक नॉर्मली और कहने लगा मुझे गिलास दे, पेरेंट को देख रहा है, मदर को देख के स्माइल कर रहा है। लेकिन सडनली क्या हुआ, कोरोना आया, और कोरोना में ये आपको स्पेसिफिक बताना, कोरोना में क्योंकि सोशली हम एक कट ऑफ हो गए, हम एक रूम में एक होम में स्टार्टर करना है, उस इन केसेस में हमारे पास साइकोलॉजिकल इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज ज़्यादा है। ASD के केसेस हमारे 0.9 से 1.5 तक केसेस चला गए, यानी कि ASD ऑटिस्टम के स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा देखा गया इफेक्ट, क्योंकि बच्चे फैमिली से मिल नहीं रहे थे, और यही चीज़ बाहर यूरोप में और वेस्टर्न एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा सोशल बाइकआउट किया उन लोगों ने। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी एज है, अगर हम पेरेंट्स को बता दें कि इफ़ दे फाइंड आउट एनी कॉज जिसमें हमारे पास कुछ एक रिव्यूज़ होते हैं, जैसा हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड नहीं है, UK में 3 बच्चों में इंटरव्यूज़ किए जाते हैं पेरेंट्स के, जिसे हम 3DI या डिस्को इंटरव्यू या AADI रिवाइज्ड ऑटिस्टिक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज, ये हम पेरेंट्स से इंटरव्यू सॉल्व करवाते हैं, और वो पेरेंट्स को पता चल जाता है अच्छा मेरे बच्चे में ये मसले अगर है तो फ़ौरन कंसल्ट करें पीडियाट्रिशियन को, फ़ौरन कंसल्ट करके साइकोलॉजी को कि इसको जी कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये हमारे अगर इनिशियली पेरेंट्स इसको देख लें तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। बट इफ़ देयर इज़ डिले तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, फिर ये चेंजेस परमानेंट हो जाती हैं। फिर आप रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको यू हैव टू अडॉप्ट, और आपको फिर क्योंकि फिर इसके बाद सेशंस कराना और ये भी एक बहुत कॉस्ट इशू है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। जी हरमीत
जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सेशन की बात की और बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में वालिदैन को ये ज़रूरी, क्योंकि जिन हालात से उनको गुजरना होता है, जिस तकलीफ से, जिस कर्ब से, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी तशख़ीस भी हो जाती है और फिर बाद में भी पता चल जाता है। ऑटिज़म की मैं बात करूँ तो क्या इस बीमारी का पता कब चलता है सर? जिस तरह मैंने बताया, इसकी एज जो है ना वो 2 to 4 ईयर्स है। और टिपिकली अगर हम ASD बोले, जिस तरह मैंने कहा 90% केसेस में इसकी कॉज हमें पता चल सकती है एज यूजुअल। बाकी 10% केसेस में तो कॉज आती है, जैसा मदर ओल्ड एज है या बच्चे को कोई स्पॉट्स हैं या अदर कोई इश्यूज, हेल्थ इश्यूज है, वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे केस में देखिए, जब बच्चा शुरू में बच्चा नॉर्मली ग्लो कर रहा है और एंटीनेटल यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई इशू भी नहीं था, मदर नॉर्मल फीटल मूवमेंट फील कर रही थी, एवरीथिंग वाज क्लियर, बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ, नर्सरी में भी नहीं एडमिट रहा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कोरोना में ये केसेस ज़्यादा है, तो आफ्टर 2 इयर्स ये सडन बच्चों का ब्रेन में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जैसे एक में रेट सिंड्रोम, इसकी एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि ये फीमेल्स में आता है रेट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, रेट और एस्पर्जर दोनों क्लोज है। इसमें वो फीमेल्स में आता है, गर्ल्स में, और ये 2.5 साल में आके गर्ल्स में अब नॉर्मल स्टीरियोटाइपिंग मूवमेंट स्टार्ट होती है, हाथ उनके मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्ची पहले बिल्कुल नॉर्मल है, फादर मदर से खेल रही है, स्माइल कर रही है, लेकिन अब उसके स्टीरियोटाइप मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब ये देखें, एकदम से सडन चेंज आया। ये चेंज आना जिस टाइम आया, ये टाइम है जब हम फौरन अप्रिशिएट करें, जब हम फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। एग्जैक्टली, ये अलार्मिंग है ना, ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन ऐसी कि फौरन उसे कैटर कर लें। और मेरे ख्याल से डायग्नोस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाज मुआवजा जो है वो तो ग्रेजुअली, अब एक चीज़ डायग्नोस होगी तो हम उसका, ऑटिज्म की हम खासतौर पर बात करें तो एक दिन में या एक महीने में या एक साल में इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। हाल बता, अगर डायग्नोस कर लें तो ग्रेजुअली इसको ओवरकम करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बच्चे की ज़िंदगी संवर जाती है अगर उसको ट्रेंड कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि मैक्सिमम आप लोग को इस हवाले से बताने की कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता मसला अब बढ़ता चला जा रहा है। वालिदैन को ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर स्कूल की अफोर्डेबिलिटी का मसला है और अगर हम बाहर जाकर बच्चों को नहीं सिखा सकते, तो कुछ बेसिक लैंग्वेज या बेसिक बच्चों को टैकल करने की जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, अगर वालिदैन वो ले ले तो बच्चों को घर में ही सिखाया जा सकता है। और ये वो बच्चे जिन्हें सिखाया जाए तो काफ़ी हद तक ये इस बीमारी को ओवरकम भी कर लेते हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।